मेडचल जिले के कोम्पल्ली में एमआरआई और जीएचएस में तेलंगाना सरकार के तत्वावधान में कांस्टेबलों के लिए एक कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री केटीआर हरीश राव और मल्लारेड्डी ने शिरकत की। प्रशिक्षक कांस्टेबलों को सीपीआर करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करता है। उस वक्त सीपीआर करने वालों को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। मंत्रियों ने सीपीआर करना भी सीखा। उन्होंने सीपीआर की भी कोशिश की। इस पृष्ठभूमि में मंत्रियों ने सीपीआर करने की कोशिश की। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा, सीएम केसीआर और मंत्री हरीश राव चिकित्सा क्षेत्र का काफ़ी विकास कर रहे हैं। मंत्री केटीआर ने प्रशंसा की। हरीश राव के आने के बाद राज्य में चिकित्सा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। कहा जाता है, लाइफस्टाइल में आए कई बदलावों की वजह से अचानक कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में मॉल व अन्य क्षेत्रों में डिफिब्रिलेटर की उचित स्थापना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए जाएं। मंत्री हरीश राव ने कहा, सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का विचार केटीआर का है। उन्होंने कहा, जिस दिन केटीआर के चाचा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, उस दिन किसी ने सीपीआर नहीं किया और इसी वजह से उनकी मौत हुई। हमारे देश में 15 लाखों में से रोज़ाना 4000 लोगों को अचानक कार्डियक अरेस्ट होता है। WHO ने साफ किया है कि अगर उन्हें सीपीआर किया जाए तो 10 में से 9 लोगों की जान बचाई जा सकती है। हरीश राव ने कहा, अगर गोल्डन आवर में सीपीआर किया जाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने स्पष्ट किया है, यह सुनिश्चित करना कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी है। बच्चे तनाव में ना आए। सात्विक की मौत की रिपोर्ट मिलने के बाद ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। सलाह दी जाती है, शिक्षा के नाम पर बच्चों पर दबाव न डालें। बच्चों को शिक्षित करना ही एकमात्र चीज़ नहीं है। दबाव में आने पर काउंसलिंग प्रदान करने की जिम्मेदारी कॉलेजों की भी होती है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने आदेश दिया, हर कॉलेज में एक काउंसलर होना चाहिए। भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है, एक महिला के शराब रैकेट में शामिल होने से देश में महिलाओं की छवि खराब हुई है। उन्होंने आलोचना की, केसीआर बीआरएस को राष्ट्रीय राजनीति के रूप में रख रहे हैं और इसे कविता को सौंप रहे हैं। कांग्रेस बिल पास करती है तो तेलंगाना नहीं आता। तेलंगाना तभी आया जब सुषमा स्वराज संसद में लड़ती रहीं। बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष वनिति श्रीनिवासन ने आलोचना करते हुए कहा, केसीआर की नजर में महिला सशक्तिकरण केवल कविता सशक्तिकरण है। मोदी सरकार में 65% महिलाओं को मुद्रा ऋण दिया गया है और भाजपा सरकार महिलाओं को जोड़ने के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। वनिति श्रीनिवासन ने महिला मोर्चा के तत्वावधान में अप्रैल माह में दलहन फूड फेस्टिवल आयोजित करने का आह्वान किया। We are no way lesser than our male counterparts. We are also equally participating. I am very happy to say about that. In some of the incidents that Mahila Morcha is picking up, whether it is a crime against women, whether it is a salary issue of our ASHA workers, or any civic related issues, our Mahila Morcha team is effectively taking that issue with the state government. And whenever any service activities are coming, during the corona period, our Mahila Morcha Karyakartas, they have given away lakhs of food packets, sanitary pads, sanitizer, mask, and in fact I could know that some of them have stitched at their home hundreds of masks and they get distributed in their neighborhood. So whether it is coming in terms of service, our Mahila Morcha is also equally taking part very effectively. I would like to appreciate you for that. And in Telangana, we could see that a regional party is running a government here. Just I would like to tell the difference. For our Chief Minister, KCR ji, Mahila empowerment is a daughter empowerment. But for Bharatiya Janata Party, each one Mahila's empowerment is a true empowerment.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने भूपालपल्ली में रेवंत रेड्डी की पदयात्रा पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने पूछा, लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों को सभाएं नहीं करनी चाहिए, आपका क्या मतलब है? यह आरोप लगाया गया। गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी ने केसीआर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए हमले को अंजाम दिया। अगर दूसरे राज्यों में बीआरएस की बैठकें होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह हमला करेंगे तो केसीआर राजी होंगे? अगर दूसरे राज्यों में बीआरएस की बैठकें होती हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह हमला करते हैं तो केसीआर मानेंगे? यह सुझाव दिया जाता है। पत्थर और टमाटर फेंकना उचित तरीका नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर इस तरह की कार्रवाइयों को नहीं रोका गया तो राज्य में शांति और सुरक्षा की समस्या पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा, वह दिन निकट है जब लोग पार्टी बदलने वाले गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी के खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने कहा, जो विधायक दल बदल चुके हैं उन्हें लोग सबक सिखाएंगे। उन्हें चेतावनी दी, अगर कांग्रेस कार्यकर्ता मुंह फेरने लगे तो बीआरएस बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस बार ऐसा हुआ तो स्थिति हमारे हाथ में नहीं होगी। राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी बीआरएस ने पार्टी के विस्तार पर फोकस किया है। इस पृष्ठभूमि में केसीआर समन्वयकों की घोषणा की गई। हिमांशु तिवारी को उत्तर प्रदेश बीआरएस महासचिव नियुक्त किया गया। सीएम केसीआर द्वारा महाराष्ट्र बीआरएस क्षेत्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया। दशरथ सावंत को बीआरएस नासिक मंडल का समन्वयक, बाला साहेब जयराम देशमुख को पुणे मंडल का समन्वयक और विजय मोहिते को मुंबई मंडल का समन्वयक नियुक्त किया गया है। सीएम केसीआर सोमनाथ को औरंगाबाद मंडल का समन्वयक, ध्यानेश वाकुड़कर को नागपुर मंडल का समन्वयक और निखिल देशमुख को अमरावती मंडल का समन्वयक नियुक्त किया गया है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से बीआरएस को हटाकर लोकसभा सचिवालय ने टीआरएस को झटका दिया है। यह स्पष्ट किया गया है 6 से अधिक सदस्यों वाली पार्टी बीएससी की सदस्य होगी। नामा नागेश्वर राव टीआरएस की ओर से बीएस के सदस्य है। नवीनतम घटनाक्रम के मद्देनजर लोकसभा ने बीआरएस को बीएससी से सदस्य के रूप में हटा दिया है और इसे एक आमंत्रित पार्टी बना दिया है। लोकसभा नेता नामा नागेश्वर राव टीआरएस की ओर से बीएससी के सदस्य हैं। लोकसभा सचिवालय ने आयोजित बीएससी नमन को आमंत्रित करने की जानकारी दी है। लोकसभा सचिवालय ने सूचना भेजी है, मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए बीएससी की बैठक है। बीएससी की बैठक में यह मामला सामने आया। बीआरएस के वर्तमान में लोकसभा में 9 सदस्य हैं। इसके साथ ही लोकसभा सचिवालय ने इसे आमंत्रित की सूची में ले लिया। टीआरएस ने पिछले साल 5 अक्टूबर को पार्टी के नाम में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा। इसी संदर्भ में चुनाव आयोग ने टीआरएस को बीआरएस में बदलने की मंजूरी दी है। लेकिन टीआरएस को बीआरएस बने लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी लोकसभा सचिवालय ने उस पार्टी को मान्यता नहीं दी है। उप्पल चौराहा पर बन रहे स्काई वॉक का निर्माण तेजी से चल रहा है। अधिकारी अप्रैल से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने एचएमडीए के अधिकारियों के साथ स्काई वॉक निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। एचएमडीए ने इनर रिंग रोड उप्पल चौरास्ता पर सड़क पार करने के लिए लगातार यातायात की समस्याओं और पैदल चलने वालों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी रूप से इस परियोजना को शुरू किया। करीब 25 करोड़ की लागत से किए गए ये कार्य अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अप्रैल से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 660 मीटर लंबे स्काई वॉक में 9 लिफ्ट और 3 एक्सकलेटर लगाए जा रहे हैं। इनके जरिए बिना सड़क पार किए स्काई वॉक से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रियों का निर्माण किया गया है। अरविंद कुमार ने कहा, स्काई वॉक का निर्माण नवीनतम स्थापत्य शैली में किया जा रहा है। बाद में उन्होंने एलबी नगर जोन में हफ्सीगुड़ा से मूसी ब्रिज तक चल रहे मॉडल कॉरिडोर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने उप्पल शिल्पाराम क्षेत्र में कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से विवरण के बारे में पूछताछ की। एयरपोर्ट मेट्रो के अलाइनमेंट को चिन्हित करने के लिए बाउंड्री स्टोन लगाए जा रहे हैं। हर 100 मीटर पर एक छोटा बाउंड्री स्टोन और हर आधा किलोमीटर पर एक बड़ा बाउंड्री स्टोन लगाया जा रहा है। मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने कहा, नए तरीके से बनाए जा रहे इन बाउंड्री स्टोन से मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होगी और साथ ही प्रोजेक्ट के काम को मैनेज करने में भी आसानी होगी। एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट में नई नीतियों का पालन किया जा रहा है। मेट्रो अलाइनमेंट को दर्शाने के लिए बाउंड्री स्टोन बनाए जा रहे हैं। हर 100 मीटर पर एक छोटा बाउंड्री स्टोन होगा। मेट्रो के अधिकारियों ने कहा,
हर आधा किलोमीटर के बाद बड़ा बैरियर लगाया जाएगा। मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने कहा, बॉन्ड स्टोन पर रंगीन चादर लगाने से रात में साफ नजर आने से सड़क पर ट्रैफिक के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी तो होगी, साथ ही साथ शहर में भी आसानी होगी। परियोजना कार्यों को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग की शर्तें अमल लाई जाएगी। उन्होंने कहा, रायदुर्गम से शमशाबाद हवाई अड्डे तक प्रस्तावित 31 किलोमीटर मार्ग का सर्वे पूरा हो चुका है और ज़मीन पर पेग मार्किंग के नाम से बोर्ड लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सड़क पर पारंपरिक इंजीनियरिंग पेग मार्क के अलावा रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट वाले एल्यूमिनियम बोर्ड को रात में भी दिखाई देने के लिए मध्य में रखा जा रहा है। समुद्र जैसे फिल्म उद्योग में अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के सपनों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया हाफ बीट नेक्सेट ऐप सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में लॉन्च किया गया। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं लेकिन इसके लिए एक कदम नहीं उठा सकते हैं। संस्था के सीईओ अनिल डिकोंडा ने सुझाव दिया, संगीत, अभिनय, रचनात्मक और निर्देशन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले युवा अपनी प्रतिभा को रिकॉर्ड कर ऐप पर अपलोड करें। करीब 3 साल तक काम करने के बाद करीब 100 डायरेक्टर्स ने ऐप बनाया है। उन्होंने कहा, ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रुचि रखने वालों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सीधे निदेशक द्वारा देखे जाएंगे और उनकी भविष्य की परियोजना में अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनिल डिकोंडा ने साफ कर दिया, वे उन्हें उनके हुनर के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में मौके दिलाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। केयर अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख वंशी कृष्णा ने कहा, चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक तकनीकी उपचार पद्धति से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा, प्रोस्टेट की समस्या से ग्रसित लोगों का यूरोलिफ्ट पद्धति से बिना सर्जरी के आसानी से इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा, प्रोस्टेट की समस्या सिर्फ बुजुर्ग में ही होती है, लेकिन आजकल यह समस्या युवाओं में भी देखने को मिल रही है। मूत्र नलिकाएं बंद हो जाती हैं और पेशाब के दौरान तेज दर्द होता है। उन्होंने कहा, यह तरीका प्रोस्टेट की समस्या के लिए बहुत अच्छा है, जो किडनी से संबंधित बीमारियों का प्रोस्टेट ऊतक को एंडोस्कोपिक प्रक्रिया के माध्यम से अलग किया जाता है और प्रत्यारोपण की मदद से ग्राफ्ट किया जाता है। उन्होंने कहा, यह प्रक्रिया महज 10 से 15 मिनट में पूरी की जा सकती है। डॉक्टरों का कहना है, रिपोर्ट बताती है इस प्रक्रिया से 98% सर्जरी सफल होती है। मेडचल जिला घटकेसर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के यानमपेट इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। मुकेश अग्रवाल की बहुमंजिला इमारत में एक युवक का शव मिला है। इसके चलते मृतक के परिजन यानमपेट फ्लाईओवर पर धरने पर बैठ गए। स्थानीय मिसाला साई चंद्रशेखर कल शाम 7 बजे घर से निकला। उसने कथित तौर पर करीब 8:30 बजे यानमपेट फ्लाईओवर पर अपने दोस्तों से बात की। बाद में 9:30 बजे परिजनों को पता चला मुकेश अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति की बहुमंजिला इमारत में युवक की मौत हो गई है। पिता मिसाला शंकर ने मौत की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इस हद तक मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है, लेकिन परिवार का आरोप है वेंकटेश और राजू नाम के एक व्यक्ति ने संपत्ति विवाद के चलते साई चंद्रशेखर की हत्या कर दी। हैदराबाद ओल्ड सिटी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कार्यक्रम का संचालन चारमीनार पुलिस स्टेशन रैपिड एक्शन फोर्स के एसीपी चारमीनार रुद्र भास्कर के तत्वावधान में किया गया। चारमीनार पुलिस स्टेशन अंतर्गत कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने कहा, शहर में बिना किसी अप्रिय घटना के फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करने की सलाह दी। पुलिस ने चेतावनी दी है, अगर कोई अफवाह फैलाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी, सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित पोस्ट नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया इस समय दुनिया को हिला देने वाले भूकंपों ने भारत में भी झटके पैदा किए हैं। भूकंप हाल ही में भारत के जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आए हैं। लेकिन क्या भारत में भूकंप आने की संभावना है? यदि हाँ, तो किन क्षेत्रों में भूकंप आएंगे और क्या कोई सुरक्षित स्थान है? भूकंप से डरा भारत। हाल ही में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप आए,
लगातार झटके की पृष्ठभूमि में भूमिगत विशेषज्ञों ने प्रतिक्रियाएं दी है। विशेषज्ञों ने कहा, भारत में भूकंप की तीव्रता के आसार नहीं है। अधिकारियों ने कहा, भूकंप भूमिगत प्लेटों के टकराने के कारण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय प्लेट पर स्थित है। इसे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट 49 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर खिसक रही है। विशेषज्ञों ने बताया है कि जब यह चलता है तो ऊपरी यूरेशियाई प्लेट से टकराता है और इन्हीं दोनों प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। साफ है कि अधिकेंद्र हिमालय के पास होगा। इसी के साथ कहा जाता है कि भारत के हिमालयी क्षेत्रों में ही उच्च भूकंप आने की संभावना है और अधिकेंद्र के पास के क्षेत्र में जमीन हिंसक रूप से हिल जाएगी। भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसके हिस्से के रूप में भूकंप आए हैं। हालांकि भूकंप का केंद्र जितना गहरा होगा उसकी तीव्रता उतनी ही कम होगी। विशेषज्ञ कहते हैं, दक्षिण भारत में भूकंप की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्रों में और राज्य में मामूली भूकंप आने की संभावना है। दूसरी ओर विशेषज्ञों ने कहा, तेलुगु राज्यों में भी भूकंप की आशंका है, जबकि तेलंगाना क्षेत्र के भद्राचलम, खम्मम और वरंगल क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री, काकीनाडा, विजयवाड़ा, गुंटूर और नेल्लोर जिलों में भूकंप आने की संभावना है। दूसरी ओर भद्राचलम क्षेत्र में गोदावरी घाटी और भद्राद्री कोतागुडेम जिले में पेनपाका, गुडला, कोतागुडेम, मोनुगुरु, इलेंद्रू मंडल, आंध्र प्रदेश के ओंगोलू क्षेत्र में गुडलाकम्मा, विजयनगरम में गिरिविडी और नेल्लिमारला मंडल में तीव्रता 6 रिश्टर स्केल दर्ज होने की संभावना है। जानकारों का दावा है कि हैदराबाद शहर के जिन इलाकों में कई पहाड़ियां हैं वे उतनी ही सुरक्षित नहीं है।